हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये होता है कि मान लीजिए कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा फॉर्म मिल रहा है, मतलब आइसोटोप्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप अब किस फॉर्म को पकड़ के बोलोगे कि इसका एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक मास क्या है इसका। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको ये समझाता हूँ कि फॉर्म मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स क्या होता है, थोड़ा बहुत उससे इंट्रोड्यूस करा दूंगा और मोल परसेंट, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कहने का क्या मतलब है, जैसे आपने सुना होगा ना कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं नेचर में, एक H, एक D और एक T, टाइटियम, और एक ड्यूटेरियम, और पहला तो प्रोटियम होता है। वैसे आपने सुना होगा कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, C12 और C14। तो एक बात बताओ, एक आइसोटोप है जिसका मास C12 मतलब 12 मास है, एक आइसोटोप है जिसकी मास कितनी है 14। तो आप मास किसका यूज़ करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 12 यूज़ करोगे या 14 यूज़ करोगे, समझना मेरी बात ध्यान से, है ना। जैसे आयोडीन होता है, आयोडीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 127 जिसका मास होता है और एक दूसरा आइसोटोप होता है जिसका 131 होता है। अब क्वेश्चन है कि आप 127 यूज़ करोगे मोलर मास या 137 या 131। तो यहाँ पर क्या होता है, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये नेचर में जिस परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी परसेंटेज में इनका मोलर मास निकाल दो और उसी को यूज़ कर लो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लोरीन। आप लोगों ने देखा हो ना, क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से पता करो तो पता चलेगा कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, एक का मास है 35, एक का मास है 37, पर वो दोनों नेचर में 75 और 25% एग्जिस्ट करते हैं, तो उससे उनका एवरेज निकाल लिया। अब उन दोनों का एवरेज आ गया 35.5, तो उसी को हम लोग यूज करते रहते हैं क्वेश्चंस में मोलर मास के जगह पे। ठीक है, तो हम लोग आज वही निकालने वाले हैं, वो पता करने वाले। उससे पहले छोटा सा एक टर्म सीख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास सीखने से पहले हम लोग देख लेते हैं आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं कि एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो बस इतना लिख लीजिए आइसोटोप्स में कि सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होने वाला है आपका, एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे दो एलिमेंट के अंदर। एलिमेंट नहीं, एक ही एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट के 2 फॉर्म है नेचर में, तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास होंगे 2 एटम के अंदर, और वो दोनों एटम सेम ही एलिमेंट के होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा Cl। Cl के 2 होते हैं, एक Cl35 होता है और एक Cl37 होता है। दूसरा एग्जांपल आयोडीन, आयोडीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 127 वाला होता है मास और एक 131 वाला होता है। 131 वाला रेडियो एक्टिव है। और सबसे फेवरेट आपका हाइड्रोजन, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, H1, H2। H2 वाला कौन होता है, ये ड्यूटेरियम होता है, इसको D भी लिखते हैं। ठीक है, और एक होता है H3 जिसका मास 3 होता है, इसको T भी लिखते हैं, ट्राइटियम या ट्रीटियम बोलते हैं। ठीक है, तो 3 आइसोटोप, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख लीजिए, और भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। हम लोग 3 तक की बात करने वाले हैं। इतने एग्जाम्पल आपने देख लिए, आपका काम हो गया। कार्बन का भी होता है ना, C12, C14। चलिए, तो आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि आपको कभी क्लोरीन का एटॉमिक मास यूज करना पड़ेगा, 37 यूज करोगे या फिर 35, ऊपर वाले को 35 लिख लेना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला कि भाई ठीक है कुछ का मास 35 है, कुछ का मास 37 है, एवरेज निकालो, एवरेज निकाल के और वो यूज करो क्वेश्चन में। तो नेचर में एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज उस रिस्पेक्ट में होता है जिस रिस्पेक्ट में नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही आपको सिखाने वाला हूं मैं इस टॉपिक में, एवरेज एटॉमिक मास वाले टॉपिक में। तो चलिए, आइसोटोप देख लिया, एक छोटा सा टर्म यहाँ पे और सीखना पड़ता है आपको, मोल परसेंट। मोल परसेंट, अब आप बोलोगे सर मोल परसेंट क्या है, कुछ नहीं है। देखो जैसे मान लो एक मिक्सचर है आपके पास, ध्यान से समझिएगा, उस मिक्सचर के अंदर एक A है और एक B है। कोई एक A आइटम है, कोई एक B आइटम है। ठीक है, कुछ वो अलग अलग भी होंगे तो खत्म, बात समझ में आता है। मान लो इसके N1 मोल है, यहाँ पर दोनों के मोल्स लिख दे रहा हूँ, इसके मोल कितने हैं N1 और इसके मोल कितने हैं N2। तो तुमसे पूछेगा मोल परसेंट ऑफ A, तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे लिखोगे, मोल परसेंट ऑफ A अगर कोई तुमसे पूछे तो बोलोगे मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इंटू 100। आप यही करते हो ना। आप मान लो आपने 10th में एग्जाम दिया होगा, आपके रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री रहते हैं, साइंस रहता है, मैथ्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी, और बस साइंस मैथ्स इंग्लिश हिंदी, है ना, वही सारे सब्जेक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज कितना है, तो आप कैसे बोलोगे भाई, टोटल मैक्सिमम मार्क्स नीचे डिवाइड करोगे, मैक्सिमम जैसे यहाँ पे टोटल डिवाइड किया, ऊपर आप ले लोगे सारे सब्जेक्ट का सम नॉर्मल और इंटू 100, परसेंटेज ऐसे ही निकालता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे किया। अब कोई बोलेगा अगर यहाँ पर कि सर मोल परसेंट ऑफ B बता दो, तो क्या बताओगे आप, मोल परसेंट ऑफ B बताओ,
N2/N1 प्लस N2 इंटू 100, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया मोल परसेंट, ये हो गया आपका आइसोटोप क्या होता है। अब हम लोग इतना जानने के बाद आगे पढ़ सकते हैं कि एवरेज मोलर मास क्या होता है। चलिए, एवरेज मोलर मास सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इस वाले पार्ट को, यहाँ थोड़ा सा मिटा के और यहीं पे मैं कंटिन्यू कर लूँगा, है ना, इतना जगह चाहिए होगा। चलिए, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, अभी आपने देखा कि मान लो अगर मान लो नेचर Cl है, Cl जो होता है ना, Cl के दो आइसोटोप Cl35 और Cl37 और 35। जो ये 35 होता है ना, एक टर्म होता है परसेंट एबंडेंस, मैं इसको थोड़ा साइड करके लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए Cl के दो आइसोटोप मिले Cl35 और नेचर में यही मिलते हैं Cl37। एक टर्म होता है परसेंट एबंडेंस, और इसको हम लोग यहाँ पर मोल परसेंट भी बोल के काम चला सकते हैं। तो मोल परसेंट, वैसे आपको बुक में परसेंट एबंडेंस लिखा हो। परसेंट एबंडेंस का मतलब क्या है, ये नेचर में कितना मिलता है परसेंटेज में। मान लो नेचर में ये मिलता है 5 मोल, मतलब नेचर में मान लो ये मिलता है 25%, ये मिलता है 75%, तो जो भी होगा सम तो 100 ही आना है ना, इसलिए परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 75% मिलता है और ये 25% मिलता है। मैं एवरेज लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप है जो इतने इतने परसेंटेज में मिलते हैं। अब देख लो, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, वैसे एक और एग्जांपल है, ये मेरे को डेटा एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, कि आयोडीन के दो आइसोटोप हैं, आयोडीन 127 और आयोडीन 131। मान लो कि ये कितना मिलता है, आप ऐसा एज्यूम कर लो 127 ज़्यादा मिलता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, थोड़ा कम मिलता है, तो मान लेते हैं ये 95% मिल रहा होगा और 98% और ये 2%, तो इसी को क्या बोल देंगे, परसेंट एबंडेंस। परसेंट एबंडेंस मतलब क्या हो गया, परसेंट एबंडेंस मतलब वो कि नेचर में कितना मिल रहा है, जितना मिलेगा उसका 98% हमेशा ये होगा और 2% हमेशा ये होगा। कहने का ये मतलब है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट के दो आइसोटोप है। मैं फॉर्मूला बनाने से पहले थोड़ा हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एक और चीज देख लो, मान लो कि इसके दो आइसोटोप है, ठीक है, अपने पास मान लो ये भी एक्स, ये भी एक्स। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो क्योंकि ये आइसोटोप्स हैं इसके, तो दोनों का जेड तो सेम होगा ना, सेम एटॉमिक नंबर, पहले लिखा था मैंने ऊपर, है ना, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछेगा ना कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है, इसका, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 127 है, इसका 131, तो मास अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। अब किसी ने बोला कि अब इसका परसेंट एबंडेंस बोल दो, परसेंट एबंडेंस मतलब नेचर में कितना मिल रहा है। मान लो ये A% मिल रहा है और ये B% मिल रहा है, और A और B का सम कितना होना चाहिए, A प्लस B का सम 100 होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो, इसी परसेंट एबंडेंस को आप क्या बोल सकते हो, मोल परसेंट भी बोल सकते हैं। आप मोल की तरह इसको ट्रीट करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मोल परसेंट आप इसको बोल सकते हो। अब जरा एक बात बताओ, इसको अगर आप मोल परसेंट या मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो आप आराम से A और B को, तो एक बात बताइएगा मेरे को कि ये क्या, आपको एक फॉर्मूला पता होगा ना मोल का, आपने लिखा होगा मोल इक्वल टू पहला वाला फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। इसमें किसको कोई डाउट तो नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मास इक्वल टू, मास को इसको इधर ले आओ, तो मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं, तो मैं मास बोलूँ तो आप क्या लिखोगे बताइए, तो ये फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। इसका मैं मास बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, तो इसको मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मोल इंटू मोलर मास। तो इसका मास हो जाएगा M1A और इसका मास कितना हो जाएगा M2B। परसेंट एबंडेंस को आप कैसे यूज कर सकते हो, मोल परसेंट की तरह, मतलब मोल की तरह भी ट्रीट करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका मास आ गया, यहाँ पर इसका मास आ गया, दोनों आइसोटोप के मास आ गए। अब देखिए आपको क्या करना है। अब अगला क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बात समझिएगा, जब आपने ये दोनों लिख लिया ना, तो एक बात बताओ मेरे को, आप एक मोलर मास का फॉर्मूला क्या लिखोगे, मोलर मास इक्वल टू, आपको अगर मैं पूछूं मोलर मास के लिए लिखो तो आप कैसे लिखोगे, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल टू मास अपॉन मोल लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, मोलर मास इक्वल टू मास अपॉन मोल, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, मोलर मास इक्वल टू मास वेट बाय मोल n। ये हो गया। अब यहां पे अपन को क्या करना है, मोलर मास किसका लिखना है, इसका लिखना है,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके दो आइसोटोप मिल रहा है नेचर में, ठीक है, याद रखिएगा इसके दो आइसोटोप मिले, लेकिन अब M1 यूज करेंगे कि M2 यूज करेंगे, तो ना M1 यूज करते हैं ना M2 यूज करते हैं, इसका एवरेज जो निकलता है ना वो रख लेते हैं और वही बार बार यूज करते हैं। जैसे Cl का आपने सुना होगा 35.5, देखो एक आइसोटोप 35 है, एक 37 है, लेकिन यूज क्या करते हैं 35.5 क्वेश्चन में, तो वो कैसे करते हैं, दोनों का परसेंटेज से गेम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, M एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है M एवरेज, इसको आप क्या लिखोगे, एवरेज मोलर मास, मतलब ये जो एवरेज लेंगे हम लोग एलिमेंट का इन दोनों के से यूज करके और जो इसका निकालेंगे और अपने को इसको क्वेश्चन भी यूज करना था। एम एवरेज क्या हो जाएगा, तो एम एवरेज आपका हो जाएगा वेट टोटल बाय मोल टोटल। अब आप बोलोगे सर वेट टोटल क्या होगा, तो वेट टोटल एक आइसोटोप का वेट ही है, दूसरे आइसोटोप का वेट ही है, तो क्या हो जाएगा M1A प्लस M2B, तो M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय, बताइए M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल हो जाएंगे A प्लस B, यही था ना मोल परसेंट बोला या अबंडेंस बोला है ना, तो A प्लस B। और यही आपका क्वेश्चन, यही आपका फॉर्मूला होता है जो आपको बुक में मिलेगा, M एवरेज, ठीक है, एवरेज मोलर मास ऑफ ए आइसोटोपिक मिक्सचर, या फिर मोलर मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर कैसे निकालते हैं, M1A प्लस M2B बाई A प्लस B। अब ये A प्लस B क्या होगा, A प्लस A, अब A और B देख लीजिए क्या है, M1 M2 क्या है, मोलर मास ऑफ दीज टू आइसोटोप्स A एंड B आर परसेंट अबंडेंस, जिसको आप मोल परसेंट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने ऊपर लिखा टोटल मास और नीचे क्या लिखा, टोटल मोल, तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल, इससे जो एवरेज निकलेगा ना, जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वही होगी एवरेज मोलर मास, और ये क्लोरीन में एकदम फिट हो जाती है। चलिए तो जरा उसको देख लेते हैं, एक सेकेंड, क्लोरीन के केस में एकदम फिट हो जाती है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहीं से क्वेश्चन करता चल जाता हूं। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस, what is the average molar mass of chlorine gas which is having two isotope, first one is Cl37 and second one is Cl35। तो ये तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो गया, मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ ताकि अपना टाइम बचे, क्वेश्चन ज़्यादा हो। Cl देखो एक हो जाएगा Cl35 और एक है Cl37, और दोनों का परसेंट एबंडेंस मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, परसेंट एबंडेंस Cl वाले का 75% होता है और इसका 25%, ठीक है, परसेंट है तो सम तो 100 ही आना है। आप इसको मोल परसेंट की तरफ यूज कर सकते हैं ना, परसेंट एबंडेंस को मोल परसेंट की तरफ। तो बताओ यहाँ पर इसका मास क्या होगा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में डालो ना, एम एवरेज में डालो ना, एम एवरेज, तो इसका निकल जाएगा, इन दोनों को मिला के जो आएगा ना वही हो जाएगा क्लोरीन का एवरेज मोलर मास जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं, वो जनरली जो एवरेज मोलर मास लिखा होता है। तो एम एवरेज क्या आ जाएगा, देखो 75, इसको मोल की तरह यूज कर सकते हैं, 75 इंटू 35, 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37, 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल कितना हो जाएगा 75 प्लस 25 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको एम एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 35.5, जो कि आप ऐसे भी यूज करते हो, इतना ग्राम यूज करते हो मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस, है ना, बुक में आप इतना ही यूज करते हो ना। चलिए तो एक बार इसको देख लीजिए जरा फटाफट, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं जरा इसको फटाफट एक छोटी सी चीज में रिवाइंड कर देता हूँ लिख के। बात क्या है अपना, एक फॉर ऐसे लिख लेना, फॉर सिंगल सब्सटेंस, फॉर सिंगल सब्सटेंस। अब सिंगल सब्सटेंस के लिए मोलर मास कैसे लिखते हैं बताइए, मोल कैसे लिखते हो ये बताओ। तो भाई आप बोलोगे सर मोल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेते सीधा, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही करते हो ना सिंगल सब्सटेंस के लिए। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई तकलीफ होगी नहीं। अब देखो मैं इस मोलर मास को इधर कर रहा हूँ, मोल को इधर कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मोलर मास इक्वल टू मास अपॉन मोल, यही लिख सकते हैं ना। तो एक सिंगल सब्सटेंस है उसके लिए आप ये लिख रहे हैं। तो अगर मैं एक मिक्सचर ले लूँ, आइसोटोपिक मिक्सचर, ठीक है, तो लिख लीजिएगा फॉर अ मिक्सचर, कौन सा आइसोटोपिक मिक्सचर। आप ये सिंगल सब्सटेंस के लिए ऐसे लिख दो, तो आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए एवरेज मोलर मास कितना होगा बताइए। तो एवरेज मोलर मास आपका कितना हो जाएगा, देखिए जरा, अब क्या लिखा है ऊपर, आपने लिखा है मास और नीचे मोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। बस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, बात खत्म। आप एक सब्सटेंस के लिए ऐसे लिखते हो तो मिक्सचर के लिए तो ऐसे लिखोगे, ऑब्वियस सा बात है,
ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ और उसके बाद एक फटाफट एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे और बस इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। चलिए, तो एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा पॉइंट मेरे साथ ही नोट कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए। इफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इन फ्रैक्शन, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं बोल रहा हूं कि एटॉमिक मास अगर किसी एलिमेंट का फ्रैक्शन में हो, इज इन फ्रैक्शन, then it may exist as a mixture of isotope। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात। ये जो क्लोरीन वाला क्वेश्चन है ना, ये पहले अच्छा इसको बता दूं, अगर आप किसी का भी मोलर मास देखो ना और फ्रैक्शन में, तो बहुत सारा ऐसा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके आइसोटोप होंगे, क्योंकि आइसोटोप होंगे तो आप उसको यूज़ करोगे, सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में आने का चांसेस बढ़ जाता है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते हर बार वैसा ही होगा, लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है। चलिए बेटा, इसके बाद एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इससे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, Cl है, Cl के दो आइसोटोप है 35, 37। अब देखो सब कुछ भूल जाओ, 35 वाला 75% है, ध्यान से सुनना मेरी, बिना मैथ्स बनाए ऑप्शन टिक मारने का तरीका बता रहा हूं। 35 वाला 75% है और 37 वाला 25% है। अब एक ऐसा समझ लो कि एक ऐसा गेम चल रहा है जिसमें Cl35 अपनी तरफ खींच रहा है और Cl37 अपनी तरफ खींच रहा है, रस्सी, रोप पुलिंग। तो देखो Cl35 75% है, तो ज्यादा है तो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और Cl37 क्योंकि 25% ही है नेचर में तो अपनी तरफ कम खींचेगा। तो जो फाइनल एवरेज मोलर मास आएगा ना वो इसके पास ज्यादा आएगा। तो इसकी वैल्यू देखो 35 और फाइनल आंसर 35.5। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो आंसर आना 35 से 37 के बीच में ही है, लेकिन अब वो 35 से 37 के बीच में किसके ज्यादा पास होगा, ये वैल्यू कैसे पता चलेगी? ऐसे जिसका परसेंटेज नेचर में ज्यादा है, ये नेचर में से ज्यादा परसेंट में मिल रहा है तो ये ज्यादा जोर से खींचेगा वैल्यू को अपनी तरफ। तो इसीलिए जो फाइनल एवरेज मोलर मास आएगा उसमें इसकी तरफ, इसके नजदीक वैल्यू ज्यादा होगी। 35.5 के देखो बहुत ज्यादा पास है ना, और 37 से 30 ज्यादा दूर है, क्योंकि 37 25% ही है नेचर में, लेकिन 35 75% है, वो ज्यादा खींचेगा अपने रोप पुलिंग में अपनी तरफ। ठीक है, चलो इसी पे एक बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन अच्छे दिखाता हूँ। पहले मैं इसको साफ कर लूँ। पहले एक बोरॉन वाला क्वेश्चन देख, अच्छा ये जो अभी समझाया ना उस पर एक क्वेश्चन देख लो पहले। चलो पहले इस पे एक वैल्यू, एक बढ़िया क्वेश्चन दिखा देता हूँ मेरे पास। हाँ मेरे को क्वेश्चन ही याद है इसका, तो ठीक है। एक क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं याद है, मैं आपको वो लॉजिक बता दूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक एक्स एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप है। X20, एक का मास 20 है, एक का मास 21 है, एक का मास 22 है। मैं ऑप्शन भी दूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये 99% है, परसेंट एबंडेंस। परसेंट एबंडेंस इसका 99% है। ठीक है, अब ऑप्शन बुक से दे देता हूं, रुक जाओ। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। तो पूछा क्या जा रहा है कि इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा। इसका पूछा जा रहा है एवरेज मोलर मास, या फिर एम एवरेज जो आप बोलते हो ना, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 20.002, ऑप्शन बी दे रखा है 21.00, सी दे रखा है 22.00 और डी दे रखा है 20.00। अब देखो, अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को बनाने लग जाएंगे कि नहीं इसको तो सॉल्व करेंगे, मेथड तो पता है, ये वाला फॉर्मूला है M1 A1 M2 A2 M3 A3 जो भी होगा B3 और A प्लस B प्लस C नीचे आ जाएगा। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोचा होगा, बहुत कैलकुलेशन आएगा, बहुत, और समझ भी नहीं आएगा कैसे कैसे क्या कैलकुलेट करना है, बहुत तकलीफ होगी कैलकुलेट करने में। देखो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखो आप, Cl35 Cl37, 35 वाला 75% है और 37 वाला 25% है। ज़्यादा कौन है बड़ा वैल्यू? 75। तो 75 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आंसर 35 के पास आया है। आंसर आएगा 35 से 37 के बीच में, क्योंकि एवरेज है ना, तो एवरेज आएगा तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। लेकिन क्योंकि परसेंट एबंडेंस C 35 का ज़्यादा था, इसलिए जो फाइनल वैल्यू आई है 35 के ज़्यादा पास आई है। बस अब देखो यहाँ X20 वाला आइसोटोप कितना है? 99%।
तो बाकी के दोनों आइसोटोप 1% ही होंगे। तो बताओ एवरेज कहाँ से कहाँ के बीच में आना है, 20 से लेके 22 के बीच में ही आएगा एवरेज, ना 20 होगा ना 22 होगा, उसके बीच में आएगा। इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ध्यान से देखो। अच्छा नहीं, हाँ 20 तो खत्म हो गया क्योंकि 20 ही है, 22 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 22 एक एक्सट्रीम है, 20 और 22 के बीच में होगा, 20 और 22 के बीच में होगा, लेकिन 20 और 22 नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ 35 और 37 के बीच में वैल्यू आएगी, 37 35 नहीं हो सकती, कभी भी एवरेज निकालोगे ना उतनी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो ऐसे कट गया। अब देखो x20 जो है वो 99% है, मतलब जो फाइनल एवरेज आएगा वो किसके पास होगा, 20 के पास होगा, क्योंकि ये तो 1% है ना। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द आंसर। तो इसमें बनाना ही नहीं है, आपने यहाँ सीखा, लॉजिक सीखा, आपने कैलकुलेशन ध्यान रखा, मैथ्स को दिमाग में रखा, अच्छा मैथ्स ऐसा ऐसा वैल्यू देता है, तो बस हो गया खत्म। कौन उतना मेहनत करे। आइए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आइए एक क्वेश्चन अपने पास और है, मेरे को इधर साफ कर लेने दो, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास और है, क्वेश्चन इसकी बोरॉन का है। बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर, बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ B11 एंड B10, मतलब दो आइसोटोप है, एक का मास 10 है, एक का मास 11 है, ठीक है। इफ एटॉमिक मास ऑफ B, इफ एटॉमिक मास ऑफ B is 10.8 AMU, ठीक है, then the mole percent या परसेंट एबंडेंस एक ही चीज होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात आप। मोल परसेंट ऑफ B10 एंड B11 in the mixture will be, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोरॉन एग्जिस्ट कर रहा है B10 और B11 के फॉर्म में, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने कोई दिक्कत नहीं। और बोला है कि एटॉमिक मास जो है बोरॉन का वो 10 है, ये m एवरेज दिया हुआ है, m एवरेज है, ये वाली जो वैल्यू है ना आपके पास, ये m एवरेज है, m एवरेज, ठीक है, m एवरेज दिया। और आपसे क्या पूछ रहा है कि B10 और B11 का मोल परसेंट बताओ, मतलब परसेंट एबंडेंस बताओ। और आपको पता है ना मोल परसेंट या परसेंट एबंडेंस का सम 100 के बराबर होना चाहिए। तो एक को x मान लो कि 100 माइनस x, तो ऐसे कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, आपके पास जो बोरॉन है उसके दो आइसोटोप हैं, एक B10 है और एक B11 है। मान लो कि B10 जो है इसका परसेंट एबंडेंस मेरे को नहीं पता क्या है, ये x है, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। और आप जानते हो कि परसेंट एबंडेंस या फिर मोल परसेंट एक ही चीज़ हो जाएगी, दोनों में से कुछ भी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ना है, परसेंट एबंडेंस लिख लो या मोल परसेंट लिख लो, ये x है 100 माइनस x, ठीक है। अब आइए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया ना। अब इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, आपको क्या पता है कि m एवरेज क्या होगा, m1 सॉरी ऐसे लिख लीजिए, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, a1 या फिर इसको b1 लिख दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, b लिख दो, m a b और ये a b, चल फॉर्मूला जो लिखा था मैंने वो वही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं m एवरेज देखिए तो जरा क्या दिया हुआ, यहाँ 10.8 तो लिख दिया, तो ये हो जाएगा 10.8 इक्वल टू m1 a1, m1 इज द मास ऑफ दिस, इसका मास कितना है 10, और a क्या है इसका परसेंट एबंडेंस, तो ये x 10x प्लस m2 कितना है 11, और इसका परसेंट एबंडेंस कितना है 100 माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस b, दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा 100, है कि नहीं। चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1080, ठीक है। आगे आइए, आगे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में ठीक आ रहा है ना, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 1100, और ये कितना हो जाएगा 11x। अब देखो 10x में से 1x गया तो माइनस x, और 1100 इधर आ गया तो माइनस 20, तो x इज इक्वल टू 20, x 20 हो गया। मतलब क्या है कि परसेंट एबंडेंस ऑफ B10 इज 20% और परसेंट एबंडेंस ऑफ B11 इज 80%।
इसका मतलब जो मोल परसेंट होगा ये 20% और ये 80%, बस क्वेश्चन खत्म। मोल परसेंट ऑफ B10 इज 20%, मोल परसेंट ऑफ B11 इज 80%। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू आया है, कुछ बात समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो या तो आप कांटेक्ट करिए या फिर आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आंसर लिख दूंगा। थैंक यू।